इस नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में मैंने कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी, उन्हीं को कंटिन्यू इस लेक्चर में भी हम करेंगे। ये आपने सुना है कि फाइलम पैलेटेहेलमिंथ्स में फ्री लिविंग फॉर्म्स और पैरासिटिक फॉर्म्स पाई जाती हैं। ये जो फ्री लिविंग फॉर्म्स इन फ्लैट वर्म्स में पाई जाती है, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज पैलिनेरिया। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स है, दीज आर ट्रेमेटोड्स एंड सेस्टोड्स। Trematodes are also called flukes. They are blood flukes and liver flukes. And cestodes are also called diaphragms, which are Taenia solium and Taenia saginata. तो जो फ्लैट वर्म्स में एनिमल्स आते हैं, दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट्स। फ्री लिविंग फॉर्म इज पैलिनेरिया, while the parasitic forms are ट्रेमेटोड्स एंड सेस्टोड्स। ट्रेमेटोड्स में आते हैं फ्लूक्स में आते हैं ब्लड फ्लूक आपको पता है, दैट इज शिक्स्टोसोमा present in the blood of man, and liver flukes in cattle, for example fasciola hepatica in the bile tracts of cattle. Such parasites are present in the biliary system, bile tract, and these blood fluke schistosoma is present in the mesenteric blood vessels, urinary blood vessels. That means they are the parasites of humans and cattle. While cestodes are the intestinal parasites. These are also called diaphragms, for example Taenia solium and Taenia saginata. They are digenetic hosts. They are digenetic parasites. They complete their life cycle in 2 hosts. तो बात कर रहे हैं हम जनरल कैरेक्टर्स की। तो इन पैरासाइट्स को जिंदा रहने के लिए, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, इनमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से ये हमारी होस्ट की बॉडी में सरवाइव करते हैं। एक तो इनमें है एक अडॉप्टेशन इनमें है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हुक्स, डेवलपमेंट ऑफ सकर्स एंड supines. With these supines, suckers and hooks, they get attached onto the body of the host. इन हुक्स की वजह से, सकर्स की वजह से और सुपाइनस की वजह से ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, या हमारी बॉडी में जब ये सेल्स के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हुक्स, सकर्स एंड सुपाइनस। सकर्स तो सक करने में मदद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाब्यूलम है इनके पास, सुपाइनस एंड हुक्स फॉर एनकोरिंग और अटैचमेंट। बिसाइड्स दीज cuticular modifications, they also have ciliated, very important ciliated epidermis. इन पैरासाइट्स के बॉडी के ऊपर एपिडर्मिस जो होता है, दैट इज ciliated epidermis.
इस ciliated epidermis का काम है, it covers the body of the parasite externally and protects the parasite from the host's defense mechanism. Host's defense mechanism. जो होस्ट की बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उनसे बचने के लिए उनके पास होता है ये सीलिएटेड एपिडर्मिस. एक तो ये सीलिएटेड एपिडर्मिस के साथ अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ, बिसाइड्स हैविंग हुक्स, सकल्स एंड सुपाइनस. मगर इनमें एक प्रॉपर्टी है जो ये अडॉप्ट कर पाते हैं. ये इस सीलिएटेड एपिडर्मिस को चेंज करके एक नया स्किन तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड नियोडर्मिस. ये जो नया स्किन है इसमें सीलिया नहीं पाया जाता है. ये लार्वल फॉर्म्स में इसको चेंज करके जब ये मैच्योर होते हैं तब इनके पास होता है नियोडर्मिस, द डर्मिस दैट इज विदाउट सीलिया, द डर्मिस दैट इज न्यू स्किन. न्यू स्किन. इस न्यू स्किन की खासियत यह है, इट रिलीजेस एंटी एंजाइम्स. एक तो ये एंटी एंजाइम्स सेक्रेट करता है, एंटीटॉक्सिन्स. इन एंटी एंजाइम्स की वजह से ये हमारी बॉडी या होस्ट की बॉडी में जितने भी डिफेंसिव केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, इनको न्यूट्रलाइज करते हैं. दूसरा, जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ताकि उनको वो किल करे, उनसे बचने के लिए दिस नियोडर्मिस सेक्रेट्स एंटीटॉक्सिन्स. इसके बावजूद इस नियोडर्मिस से गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं, क्योंकि पहले ही आपको पता है जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स. दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब द फूड थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस फ्रॉम द होस्ट बॉडी. ये जो बॉडी सरफेस है, ये दिस इज कवर्ड विद दिस न्यू स्किन नियोडर्मिस. इसी की बदौलत ये गैसेस अब्सॉर्ब करते हैं, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी, और बाकी जो एंजाइम्स और केमिकल्स जिनसे उनको नुकसान पहुंचे उनको वो वापस छोड़ देते हैं. एक तो ये इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ टॉक्सिन्स एंड द डिफेंसिव केमिकल्स दैट किल्स द पैरासाइट. एक तो ये उनको रोक देता है. नंबर सेकंड, इट secretes anti-enzymes that neutralizes the host enzymes and antitoxins that also neutralizes the toxins that are produced in the host's body. उसके बाद ये ciliated epithelium ये प्रोटेक्ट करता है, ये नियोडर्मिस इसको होस्ट में जितनी भी बॉडी सेल्स है उनको रोकने, इनको इनएक्टिव बनाने के लिए ये नियोडर्मिस का अहम रोल है. और जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की या गैसेस की, वो भी इसी नियोडर्मिस की वजह से होती है. इसके बाद देखेंगे हम इनकी सिस्टम्स के बारे में, देखेंगे इसकी इनकी तरफ देखेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पे लेंगे एक सिस्टम इनका, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें है वो फ्री लिविंग फॉर्म्स में पाया जाता है, मगर पैरासिटिक फॉर्म्स में ये कंप्लीटली एब्सेंट है. जो फ्री लिविंग फॉर्म है पैलिनेरिया, उसकी बात करेंगे हम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट. साथ में इट इज बोलाइंट सैक बॉडी प्लान. जो पैलेटी हेलमिंथ्स, जो फ्लैट वर्म्स होती है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट मीन्स द सिस्टम, द ट्रैक्ट हैविंग
only one opening. इसी ओपनिंग से ये फूड इनटेक भी करते हैं और मटेरियल्स को इजस्ट भी करते हैं। मगर ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मीन्स इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी है उसमें एक ही ओपनिंग है, वो थैले की तरह है, एक ही ओपनिंग है, दैट इज बोथ फॉर इंजेक्शन एंड ejection. Ingestion and ejection of materials takes place through a single opening, that is mouth. That is why their alimentary canal is incomplete and their body plan is blind. Blind means having only one opening. Through this opening, they take the food materials and remove the waste materials. हम फ्री लिविंग स्पीशीज की बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, बॉडी प्लान जो है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है इनकम्प्लीट। यहां पे हम लेंगे एग्जांपल इस प्लेनेरिया की। यह है प्लेनेरिया, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी है इनकी। दिस इज प्लेनेरिया। ये जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां पे होता है इसका माउथ, दिस इज माउथ। यहां पे होता है माउथ के ठीक पीछे फेरेक्स। फेरेक्स से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो फ्रंट साइड एंटीरियर पार्ट की तरह और पोस्टीरियर पार्ट की तरह। जो एंटीरियर पार्ट की तरह एक ब्रांच निकलती है इस इंटेस्टाइन की, ये उतना डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं है जितना कि हायर वर्टेब्रेट्स में हम देखते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। इनमें इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो आगे वाला पार्ट जो बॉडी की तरफ जाता है एंटीरियर पार्ट की तरह, उसमें एक ब्रांच होती है like this, like the branches of a tree. ये एक ब्रांच है इंटेस्टाइन की, और दूसरी और जो बैक साइड इसका है, इंटेस्टाइन डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, ताकि हर किसी सेल तक फूड पहुंचे। दिस इज द posterior one branch, this is second branch, this is their digestive system which is branch। यहां पे देखेंगे हम, this is the lumen of the intestine, ये पीछे की तरफ दो ब्रांचेस है, आगे की तरफ एक ब्रांच है। ये इंटेस्टाइनस एक्सटेंड होके सारी बॉडी तक पहुंच जाते हैं ताकि हर किसी सेल को फूड पहुंचे। यहां पे देखिए, यहां पे होता है इसका माउथ। माउथ के ठीक पीछे होता है फेरिक्स। आगे की जब हम एंटीरियर पार्ट की बात करेंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी या फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां पे इस इंटेस्टाइन की एक ब्रांच निकलती है, और पीछे साइड की तरफ जब हम देखते हैं यहाँ पे दो ब्रांचेस इंटेस्टाइन की निकलती है। जो ये एंटीरियर ब्रांच है इंटेस्टाइन की, ये फैली होती है बॉडी की हर किसी सेल तक, और पीछे साइड के टेल तक जो फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इन्हीं दो इंटेस्टाइनल ब्रांचेस की के थ्रू। इस माउथ का काम है इनटेक ऑफ फूड, इसके जरिए ये फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, फिर उस फूड को पास करके फेरिंक्स से पास करके ये इंटेस्टाइनल में चला जाता है। ईदर गोज थ्रू द पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ
the intestine posterior branch or to the anterior branch. यहां पे क्या होता है, इस फूड की डाइजेशन होती है इस ल्यूमिन में, इस कैविटी में, जो इंटेस्टाइनस की अंदर ये कैविटी पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिन. इनसाइड दिस ल्यूमिन डाइजेशन टेक्स प्लेस. जो इंटेस्टाइनल सेल्स है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फिर उन्हीं एंजाइम्स की वजह से यहाँ पे इस ल्यूमिन में डाइजेशन होती है. ये डाइजेशन सेल्स के बाहर हुई है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्या होती है इनमें? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. क्योंकि डाइजेशन कहां पे हुई? इन द ल्यूमिन, आउटसाइड द सेल्स. और जब ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, यहां पे ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको फैगोसाइटोसिस के जरिए ये सेल्स इनटेक करते हैं, फिर कंप्लीट डाइजेशन होती है सेल्स में. दैट मीन्स द डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर. इनकी जो डाइजेशन होती है वो सेल्स के बाहर होती है ल्यूमिन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमिन में, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. और जब डाइजेस्टेड फूड वो प्रॉपरली कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती है यहां पे ल्यूमिन में, उसी अनडाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ये सेल्स फैगोसाइटोसिस के जरिए इनटेक करके फिर उनको सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं. दैट डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर. इसका मतलब ये हुआ इनकी जो डाइजेशन है वो दो फेजेस में होती है. एक तो ल्यूमिन में, दैट इज एक्स्ट्रासेल्युलर, और सेल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उतना डेवलप्ड नहीं है, ये सिंपल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रांचिंग टाइप है, लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. इसमें जो इंटेस्टाइन है एंटीरियर पार्ट की तरफ एक ब्रांच जाती है और पोस्टीरियर पार्ट की तरफ दो ब्रांचेस जाती है. इनसाइड द palatal take the food through the mouth. The food passes into the intestines. Inside the lumen of the intestine, it gets digested by digestive enzymes released by the intestinal cells. Then the partially digested food is taken by the cells through phagocytosis. Inside the cells, the digestion gets completed. इसका मतलब ये हुआ कि दो जगहों पे इनकी डाइजेशन होती है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. बाकी जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं वो वापस आके थ्रू इसी ओपनिंग से बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन. इसका मतलब ये हुआ इनकी एक ही ओपनिंग है, इसीलिए उनको कहा गया इनमें कौन सा प्लान पाया जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. क्योंकि इनकी जो बॉडी की कैविटी है, जो इंटेस्टाइनल कैविटी है, उसमें एक ही ओपनिंग होती है जिससे वो फूड इनटेक भी करते हैं और फूड अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर छोड़ भी देते हैं. Intake and ejection of food takes place through a common opening. That is why it is called a blind sac body plan or incomplete alimentary canal. चलो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनका और एक सिस्टम. That system is called a respiratory system. बात करेंगे हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की. रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये दो सिस्टम्स इनमें पाए जाते हैं, मगर ये उतने डेवलप नहीं होते हैं जितने कि हायर एनिमल्स में. इनका एक ही सिस्टम जो ज्यादा डेवलप होता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उनको होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से बचने के लिए ये ज्यादा, इनमें जो फर्टिलिटी का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैलेटी-हेलमिंथस में सबसे ज्यादा डेवलप होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पुअरली डेवलप होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम. मगर जो एब्सेंट इनमें सिस्टम्स होते हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी मैं बोल रहा था इनके बारे में, ये जो सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन, respiration that takes place through the neodermis, that is through the general body surface. बात कर रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की. इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां पे मैं
प्लेनेरिया की बात करूंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इनका है वो है ट्यूब्यूलर सिस्टम। ट्यूब्यूलर सिस्टम, ये ट्यूब्यूलर सिस्टम इनमें कहां पे पाया जाता है, यहां पे देख लेंगे हम। दिस इज प्लेनेरिया, this is planaria. These are the eye supports here, concentrated in the head region. बॉडी वॉल के नीचे यहां पे होते हैं इनके ट्यूब्स that extends along the length of the body. Here is a tube. This is a tube that runs throughout their body. That tube lies very close to the body wall. इसी ट्यूब के जरिए इनकी रेस्पिरेशन, इनकी एक्सक्रीशन होती है। सॉरी, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात कर रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की। यह है ट्यूब्यूलर सिस्टम। इनमें यहां पे देख लेंगे, दीज आर द ट्यूब्स, बट दीज ट्यूब्स आर प्रोवाइडेड विथ सेल्स। यहां पे होती है इनकी इस ट्यूब में सेल्स। ये ट्यूब इन सेल्स का बना होता है। बहुत सारी जगहों पे इनमें सेल्स। दिस ट्यूब इज लाइनड विथ cells. These are the cells in this tubular system. इस ट्यूब्यूलर सिस्टम को हम और एक नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोनेफ्रीडिया। यहां पे ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम इनका है, दैट इज प्रोवाइडेड विथ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, एक तो इनमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट रन्स थ्रू देयर बॉडी। इसी ट्यूब के साथ अटैच होती है फ्लेम सेल्स। अगर यहां पे हम एक सेक्शन लेंगे, इसका छोटा सा सेक्शन, तो इसको एक्सपोज करने के बाद, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें इस किस्म का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देता है। इस ट्यूब का एक हिस्सा लेंगे हम। इस ट्यूब के ऊपर बहुत सारी सेल्स होती है। उन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स। इन्हीं सोलिनोसाइट्स, फ्लेम सेल्स और इन ट्यूब्स की वजह से उसको नाम दिया गया है प्रोटोनेफ्रीडिया। बट द फंक्शनल पार्ट ऑफ दिस प्रोटोनेफ्रीडिया आर फ्लेम सेल्स। इस प्रोटोनेफ्रीडिया को हम अगर छोटा एक टुकड़ा उसको हम एक्सपोज करेंगे तो हमें इस किस्म का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देगा। This is the tube. This is the tube. और यहां पे है फ्लेम लाइक, शोले की तरह फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लेम सेल। इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ्लेम सेल, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद फ्लेम।
ये है ट्यूबल सिस्टम, tubular system is that tubular system is provided with flame cells that resembles flame. इन flame cells को हम अगर देखेंगे ये कैसी होती है, ये नॉर्मल सेल्स की तरह होती है। यहाँ पे होता है इनका, ये इस तरह की सेल्स होती है, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। दिस इज द फ्लेम सेल। This is the flame cell. यहाँ पे देखेंगे दिस इज द न्यूक्लियस लाइक ए टिपिकल सेल। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, इनको बोलते हैं हम बेसल ग्रैन्यूल्स। बेसल ग्रैन्यूल्स, इन बेसल ग्रैन्यूल्स से अराइज होता है टफ्ट ऑफ सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये है टफ्ट्स ऑफ सीलिया, और अंदर यहां पे होता है इसका कप, इस सेल का कप। यहां पे होते हैं बाहर, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक स्यूडोपोडियल मोमेंट्स। मेसेनकाइम से बना होता है, मेसेनकाइम का बना होता है ये उन्हीं की एक्सटेंशंस है। यहां पे होते हैं ये, दीज आर कॉल्ड स्टोरेज excretory granules। ये है excretory pore, यहां पे दिस इज द excretory pore। ये स्ट्रक्चर होता है फ्लेम सेल का। इस फ्लेम सेल, ये दीज फ्लेम सेल्स आर लाइनेड विद द ट्यूबुलर सिस्टम। इन फ्लेम सेल्स को और इन ट्यूब्स को मिला के ये बनता है प्रोटोनेफ्रीडिया। द फंक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोटोनेफ्रीडिया आर फ्लेम सेल्स। अगर पैलेटी एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है जो कि इन ट्यूबुलर सिस्टम के साथ अटैच होती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो वेस्ट मटेरियल्स इस सेल्स के बाहर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट मटेरियल्स जो इनमें बनते हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें होता है फैटी एसिड्स, इनमें होता है अमोनिया, ये इनके वेस्ट मटेरियल्स है। ये वेस्ट मटेरियल्स कैसे इन फ्लेम सेल्स में जाता है? बाय द फ्लिकरिंग ऑफ, बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया। ये सीलिया फ्लिकरिंग करते हैं, बीट करते हैं, उस बीटिंग की वजह से यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, यहां पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये वेस्ट मटेरियल्स इस कप में जाते हैं। ये बॉडी कैविटी से या जो स्पेसेस जहां पे ये वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं, बाय द फ्लिकरिंग, बाय द बीटिंग ऑफ दिस सीलिया, इनकी बीटिंग की वजह से ये यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं इनको, और यहां पे जाके इस एक्सक्रीटरी पोर के जरिए इस ट्यूब में डालते हैं। इस ट्यूब से, ये ट्यूब कहां पे कनेक्ट होता है? थ्रू देयर बॉडी वॉल, थ्रू देयर बॉडी वॉल, नियोडर्म्स। इसका मतलब है बहुत सारे पोर्स होते हैं उनमें, बॉडी में एक्सक्रीटरी पोर्स। These excretory pores are the pores of flame cells. फ्लेम सेल्स के पोर जो होते हैं वो बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं।
जो ही वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको वहां से निकालने के लिए यहाँ पे ये जो सीलिया होता है इनमें ये बीट करके उनको एक्सट्रैक्ट वहां से निकाल कर इस एक्सक्रीटरी डक्ट में डाल देते हैं। ये एक्सक्रीटरी डक्ट बॉडी वॉल के साथ अटैच होता है, वहां पे दिखाई देता है एक छोटा सा पोर जिसको हम बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी पोर। उसी एक्सक्रीटरी पोर के जरिए ये फैटी एसिड्स, अमोनिया या बाकी वेस्ट जो इनमें बनते हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं। इसीलिए एनिमल्स ज्यादा प्रेफर करते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में रहना। मॉइस्ट प्लेसेस क्योंकि अगर ये किसी ऐसी जगह पर रहे जहां पे डिहाइड्रेशन का खतरा है, धूप में ये कभी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये मर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं इनके बॉडी के अंदर वो इन्हीं पोर्स के जरिए बाहर निकल आएंगे। इसी तरह अगर इनको देखा जाएगा ये इस प्लेनेरिया को ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, पूल्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में पाया जाता है, या जहां पे भी एनवायरनमेंट इनको मिले जो मॉइस्ट हो। अगर एनवायरनमेंट ड्राई होगा तो ये वहां पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के जरिए इनको खतरा है कि डिहाइड्रेशन का खतरा है, वहां से पानी बाहर न निकल आए।